इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनसमुदाय प्रदेश के कोने कोने से जो जुड़ेंगे हमारे साथ सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से उस सच को हैं उन पर वो जाके आता है तो उसको 5 लाख रुपया उसको मिलेगा। भर्ती में खिलाड़ियों का आरक्षण ये भी हमने किया है, तो इसमें भी काफ़ी लोगों को तो क्लास 1 की भी नौकरी मिली है, ऊपर की नौकरी मिली है। सामान्य ग्रुप डी में तो ये आरक्षण शायद 10% है, 10% आरक्षण में उनको बड़ी संख्या में और ये जो है लाभ उनको मिल रहा है। ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं, इसका भी नया जो बिल है वो इस बार हम विधानसभा में लेकर के आएंगे। रोजगार के नाते जैसे एमएसएमई में मैंने बताया 53 बड़े और 14,000 सूक्ष्म और लघु उद्योग ये हरियाणा में इस 1 वर्ष में लगे हैं, जिसमें निवेश के नाते 2400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 97,000 लोगों को इसमें रोजगार मिला है। इंडस्ट्री है उसको भी, चूँकि यहाँ कैंट एरिया है और आइडियल प्लेस है, डिफेंस के लोगों से हमारी बातचीत भी चल रही है, तो कहने आप एक बार एक्सपेंड करो तो उसमें जैसी सुविधाएं खड़ी होंगी वैसा करेंगे। ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ फिर जब एयरपोर्ट बनेगा तो कोई 2-4 होटल भी बनेंगे, इंडस्ट्री बनेगी। अब जिन लोगों को यहाँ आना है तो उनको रहने की सुविधा चाहिए, तो एक एक करके ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। संयोग से हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेस हमारे पास उनमें भी काफ़ी है। स्पोर्ट्स का भी धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ रहा है मामला। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हिसार जो है वो हमारा एक आइडियल प्लेस है टू बी डेवलप देश में। अब वो जो MRO है वो बेंगलोर और शायद नागपुर वही जगह है जी, हैदराबाद में छोटा है सर, हाँ, 2 बड़ी जगह। तो 2 बड़ी जगह हैं। तो दिल्ली का जो प्लेन है जिसको मरम्मत करानी होगी तो MRO इतनी दूर जाने के बजाय स्वाभाविक उसको नज़दीक जगह मिले तो यहाँ जाएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा तो कंपनियाँ ऐसी हैं जो उनको जगह यहाँ मिली नहीं तो विदेशों में जा करके अपने जहाज़ को ठीक कराते हैं। तो MRO के कुछ कंपनियों को हम करेंगे उनके साथ तालमेल, तो MRO का एक सिस्टम शुरू हो जाएगा। कोविड की जो महामारी है उससे बचने का एक प्रयत्न सब लोग करें। कोविड आने के बाद उसका इलाज तो थोड़ा बहुत हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मे है, लेकिन कोविड ना आए ये इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, इसमें व्यक्ति को अपने आप ही करना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार के मुखिया को ही नहीं बचा सकी तो कैसे किसी को बचाएंगे। इसलिए वो सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी। मेरे से भी जो गलतियां हो जी मालूम है कि मैं किस किस को मिला, कहाँ गया, कौन कोविड वाले साथ थे। अब दोष किसी को नहीं है, इसलिए इस कोविड का जो फैलाव होता है इसको रोकना है तो व्यक्ति अपने आप रोकेगा। होने के बाद तो चलो हॉस्पिटल है, इलाज है, टेस्ट है, व्यवस्थाएं वो सब सरकार करेगी, लेकिन अपील ये है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए इसमें मास्क का उपयोग करें, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, इसमें सैनिटाइज़र का उपयोग करें। इन समस्या बहुत है, तो उस समस्या को देखते हुए कुछ यहाँ ऐसा डेवलपमेंट होगी और इस जो जिले का विकास हो, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए उसकी ओर हम अग्रसर हैं और संयोग से हिसार एक ऐसा आइडियल प्लेस है जो हरियाणा के सेंटर में लगभग है। ज़मीन की बराबर यहाँ कोई कमी नहीं है। आपने ठीक कहा कि पानी की थोड़ी समस्या है, लेकिन वो पानी हम अंडरग्राउंड पानी तो जो एक सीमा है उसकी, हम नहरी पानी का अगर यहाँ विकास होता तो नहरी पानी का पूरा उपयोग यहाँ करेंगे और यहाँ इंडस्ट्री को भी लाएंगे हम। यहाँ एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जितनी सुविधाएं हैं वो सब हम खड़ी कर ही रहे हैं। एक प्रपोजल हमारा हिसार का जो सदर्न बाईपास, सदर्न क्या है, राजगढ़ रोड से दिल्ली रोड इधर का तो एक बना है, काम हमारा चल रहा है, इसलिए तो ठीक है। ईस्टर्न वो थोड़ी होगा, ईस्ट तो रोहतक है, सदर्न है वो वहीं उधर ही जाएगा। नहीं उधर जाएगा, वहाँ ईस्ट से शुरू होगा लेकिन आएगा वो इधर, तो सदर्न नहीं माना जाएगा। क्यों? साउथ ईस्टर्न जो भी है, मतलब ये जो हांसी और इसके बीच में कौन सा गांव है, टोल प्लाजा के पास, टोल प्लाजा जो है मैयड़, वहाँ से शुरू होकर के और राजपुरा रोड पर आकर के, राजगढ़ रोड पर आकर के मिलेगा। तो वो एक बाईपास की योजना नेशनल हाईवे को हम दे रखी है हमने और मुझे लगता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एयरपोर्ट का जैसे आपको बताया कि इसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। संयोग से दिल्ली से एक आइडियल डिस्टेंस है हमारा, बहुत अच्छा डिस्टेंस, बहुत दूर भी नहीं है, बहुत नज़दीक भी नहीं है। 150 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है और दिल्ली का एयरपोर्ट अब कंजेस्टेड हो गया, उसकी कैपेसिटी जिसको कहना चाहिए वो पूरी फुल हो गई है। अब उसके बाद वो नए एयरपोर्ट ढूंढ रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है हमारा और जेवर का, उत्तर प्रदेश का जेवर का। जेवर वालों को अभी ज़मीन नहीं मिली है, वो तो झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हैं, पता नहीं कब निपटेगा। हमारे पास संयोग से ज़मीन है। आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को लेके आज जो कुछ किया गया उसका एक छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए, और बल्क ड्रग पार्क की जो बात करें तो उसका क्या कंसेप्ट? जो बल्क ड्रग पार्क है उसमें कुल 17 प्रांतों ने पार्टिसिपेट किया है और इस समय 12 बजे उसका मूल्यांकन शुरू हुआ था। अब 1:30 बजा है। मुझे नहीं पता कि इस समय तो कोई निर्णय उसका आया होगा। मेरे पास मैसेज तो लगातार आ रहे थे, लेकिन जो लास्ट मैसेज है, देर आर 17 स्टेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड फॉर मेडिकल डिवाइस पार्क आल्सो। HSIDC नॉमिनी इज देयर इन ओपनिंग ऑफ बिड मीटिंग विच इज़ गोइंग ऑन नाउ। अभी वो चल रही है मीटिंग। हम अपेक्षा करते हैं कि हरियाणा का नाम उसमें आना चाहिए। कुल मिला के 3 ही 17 में से 3 ही बल्क पार्क जो है वो मिलेंगे। तो 3 स्टेट्स को किसको मिलता है, हर एक उनका जो पैरामीटर्स हैं, मार्क्स दिए गए हैं कि कौन कितनी ज़मीन देगा, कौन किस रेट पर देगा, कौन की सुविधाएं क्या देते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ा पारदर्शी तरीके से वो मिलने वाला है। प्रयत्न सब स्टेट्स कर रही हैं कि हमको मिले। सर जैसा 1 साल पूरा हुआ है सर सरकार का, और जो आज जिस तरह से 4200 एकड़ में ये पहले से एयरपोर्ट था, 3000 और अधिकृत करके इसको आप और डेवलप किया कि अगर कोर्ट भी कोई एक्ट पास करेगी उसके बाद एक छूट सरकार को होनी चाहिए कि ये सरकार को वायबल है कि नहीं है। अगर वायबल नहीं है तो कोर्ट दोनों काम करे, या सरकार पैसा दे दे किसान को, नहीं तो ज़मीन वापस लौटा के पैसा ले ले। उसके बाद ये चीज़ें रुकी हैं और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कई अनाउंसमेंट कम किए कि नहीं, हाई कोर्ट और नीचे जो कोर्ट होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिए। अच्छा, हमें उस पैसे को लेना होता किससे? कंज्यूमर से। HSIDC तो इंडस्ट्री से लेना पड़ेगा। हुड्डा की जो ज़मीन HSBP की होगी तो जो प्लॉट धारक है उससे लेना पड़ेगा। 60,000 प्लॉट धारकों की समस्या थी इस अनाउंसमेंट की। लोग देने के लिए तैयार नहीं थे, हाथ खड़े कर गए। एक बार स्कीम बनाई उसमें लगभग 20,000 आए, फिर अगली बार स्कीम बनाई उसमें 12-13,000 आए। अभी भी कोई 17,000 लोग ऐसे हैं जिनके अनाउंसमेंट बाकी हैं। यहाँ आपके हिसार के भी सेक्टरों के बाकी हैं, वो भी हम लगे हैं कोई रास्ता निकले, और हो सकता है हम 2-4 दिन में उसका रास्ता निकाल के उनको भी फ्री करेंगे। क्योंकि एक बार कोई झमेले पड़े हुए हैं हमारे यहाँ, तो इन पुरानी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए इतना समय लग गया कि बहुत ज़्यादा। और उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया कि इसमें से कौन मरेगा, कौन फंसेगा, लिटिगेशन होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने सुधार के हम काम कर रहे हैं। सुधार का जब काम किया जाता है उस समय, सुधार का जब काम किया जाता है, कोई भी नया काम होता है, उस समय बहुत आसान तरीका होता है कि इसमें घोटाला हो गया। जैसे हमने रजिस्ट्रियाँ बंद की, 1 महीना 1.5 महीना बंद की, हमें पता है कि नीचे नीचे गड़बड़ हो रही है। अब या तो सारे स्टाफ की छुट्टी कर दी जाए, सारी सरकार को फेल कर दिया जाए, या उसको आगे कैसे ठीक करना है ये विचार किया जाए। हमने आगे ठीक किया, ठीक हो गया। RT ऑफिस ये हमने ठीक किए। RT ऑफिस में जो तमाशे होते थे नीचे ओवरलोडिंग के, इसके उसके, हम लगे हैं उसको ठीक करेंगे। बिजली 4,500 गाँव में हमने 24 घंटे दे दी। इसी प्रकार मंडियाँ, इन मंडियों में क्या तमाशे होते रहे हैं आपको भी पता, हमको भी पता। तो उनको ठीक करने के लिए नए इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। और उसमें मिलें भी हैं, उसमें आड़ती भी हैं, उसमें किसान भी हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट की एजेंसियाँ भी हैं, मार्केटिंग बोर्ड भी है। तो सब लोगों के अंदर कहाँ क्या चल रहा है इसको ठीक करना हमारा काम है। और ठीक करते समय अगर हम ही उजागर करते हैं ये गड़बड़ हो रही है, उसको क्या कह देंगे? घोटाला। सर बोर्ड ने 4 महीने बाद 25 छात्र छात्राओं को फेल कर दिया, उनका कोई कसूर नहीं है, तो उन पे क्या करोगे? गठबंधन सरकार का जो दूसरा साल शुरू होने जा रहा है, किस इशू पर डेडिकेटेड रहेगा डेवलपमेंट के? जितने विषय आज बताए हैं उन्हीं को सबको आगे बढ़ाएंगे, जितने बाकी बचे हुए एक एक करके आगे लेंगे, और जितना कांग्रेस हमको गालियां देती रहेगी हमको अच्छा लगेगा। सर ये परिवहन पर प्राधिकरण में हरियाणा का सपना कब देखें? हाँ जी, प्रदूषण मुक्त हरियाणा का सपना सर कब तक पूरा होगा? ऐसा भी है, हरियाणा की सीमाओं से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। इसमें हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है। ये एक ज्वाइंट एफर्ट है और इस ज्वाइंट एफर्ट में सब चीज़ें कर रहे हैं, सब लोग चिंतित हैं। आज कोर्ट के अंदर कल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि हम 4 दिन के बाद सेंट्रल को एक कानून बनाने जा रहे हैं। उस कानून के अंतर्गत अब क्या उसके विषय होंगे कानून के, वो आने के बाद पता लगेगा। हम क्या कर रहे हैं ये मैंने सब बताया है कि हम उसमें खास करके पराली का प्रबंधन कैसे किया जाए ये मैंने सारा बता दिया। परिवहन प्राधिकरण में HPS अधिकारियों की नियुक्ति दी गई है, उसका इंटरडिसिप्लिनरी जो ये डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, हमने चूँकि वो पहले हमारे जो ADC थे वही RTA होते थे। अब
22 एडीसी कम आरटीए दोनों होते थे। जिस दिन हमको 22 अलग वो अलग कर दिए, वो अलग कर दिए, तो 44 अफसर एकदम 22 बढ़ाने पड़ गए। तो 22 अफसर बढ़ाने के लिए अब एचसीएस की तो संख्या सीमित है, उनको इधर लगा लो या उधर लगा लो। तो इसलिए कुछ उसमें से जो स्पेयर कर सकते थे वो हम एचसीएस अलग लगाए, कम पड़ गए वो हमने क्लास 1 के अधिकारी या एचपीएस वो लिए। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हमने अलग से कोई कल को लोग कहेंगे ये भी घोटाला है कि हमने बाहर के लोग क्यों लगा दिए। आवश्यकता जहां अफसर की होती है उस अफसर को वहां लगा करके रिजल्ट अच्छा चाहिए। रिजल्ट अच्छा लेने के लिए बहुत रास्ते सरकार के पास होते हैं, तो ये सारे रास्ते, उसमें से एक रास्ता ये है कि क्लास 1 के या एचपीएस अधिकारी हमने लगाए हैं। सर राज्य सरकार 3 कानून लेके आई है कृषि से जुड़े, जिसके विरोध में सेंटर सरकार के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, आपकी सरकार के नेता आपके साथ छोड़ रहे हैं, आपके चेयरमैन पद तक स्वीकार्य नहीं जा रहे हैं। तो क्या समझा जाए, सरकार अपने नेताओं को समझाने में विफल रही है? ऐसा नहीं होता है, हर किसी के कन्विक्शन बनती है। बहुत से ऐसे विषय आते हैं चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, जब शुरू में लागू किए जाते हैं तो जो लागू करने वाली टीम होती है उसके मन में सारी कल्पना होती है, लेकिन वो पहले दिन जमीन पर नहीं उतरती है। उस कल्पना में कुछ तो उसको सोच लेते भी सीधा हो गया, कुछ के मन में आता है कि नहीं इससे नुकसान हो जाएगा। उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। उनको या तो हम समझाएंगे और या फिर प्रत्यक्ष जिस दिन उनका लाभ होने लग जाएगा अपने आप ध्यान में आ जाएगा। इसलिए ये ऐसे विषय नहीं है जिसके ऊपर हमें कोई विवाद करना है। अगर वास्तव में किसी को लगता है कि इसका लाभ नहीं है, हम बैठेंगे बात करेंगे। और आज जैसे मैंने बताया हमारी 1 महीने की, बल्कि अब 20-22 दिन हो गए प्रोक्योरमेंट के, चाहे उसमें एमएसपी है वो पूरी मिल रही है, चाहे उसमें मंडियां हैं वो ठीक से काम कर रही हैं। मंडियों में तो बल्कि हमने 3% की जो HRDF और मार्केट फीस है वो कम कर दी है, 4 की बजाय 1 ही कर दी है। जितनी सुविधाएं, और अब जब कभी कोई प्राइवेट आएगा वो खरीदने लगेगा, उस समय क्या स्थिति आएगी उस समय ध्यान में आएगा। अभी 1 दुकान थी किसान के लिए बेचने के लिए, अब 2 दुकानें हो गई। किसान को छूट दी है ना, और हमने अपनी दुकान में कह दिया कि हम MSP कम नहीं करेंगे, हम मंडी बंद नहीं करेंगे, सिस्टम यही चलता रहेगा। अगर तुम्हें बाहर कहीं ज़्यादा पैसा मिलता है तो उसको छूट देंगे। पहले वो बाहर नहीं बेच सकता था, पहले मंडी से बाहर कोई किसान बेच नहीं सकता था। बाहर भी बेचेगा तो उसको मार्केट फीस लगती थी, उसको HRDF का पैसा लगता था। अब बाहर ये HRDF और मार्केट फीस तो लगेगी नहीं। उसी में से हमारे आड़ती भाइयों ने कहा कि अगर हम 4% रखेंगे तो फिर अंदर आएगा कोई नहीं। इसी में से हमने 1% कर दिया कि इस डर से तो कोई बाहर ना जाए, 1% दे देंगे, समय में पता है। और बाहर कोई जाएगा ज़्यादा पैसा देगा तो हमको क्या अच्छी बात है, किसान को ज़्यादा पैसा मिला, हमको भी ये झंझट नहीं करने पड़े। गोदाम बढ़ाओ, पैसा खर्च करो, इकट्ठा करो। स्टॉक लिमिट हटाने के बाद से आलू प्याज भी 100 के करीब पहुंच गए हैं, उसको कैसे काबू करोगे? देखिए, आलू और प्याज कोई स्टॉक के कारण से बढ़े ऐसा नहीं है। ये ऐसी सब्जियां जो होती हैं, ये पेरिशेबल आइटम जो होती हैं, ये कभी डिमांड ज़्यादा कभी इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यही प्याज और यही टमाटर सड़कों पर भी लोग फेंकते थे, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। तो ये पेरिशेबल आइटम जो होती है ना, ये उस आइटम की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। क्या पहले प्याज नहीं बढ़े? क्या पहले बढ़े थे ना? सर, तो फरीदाबाद का जो इंसिडेंट है, 21 साल की लड़की को कॉलेज से जाते हुए गोली मार दी गई और पानीपत में एसिड अटैक हुआ है, इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना और क्या इन्वेस्टिगेशन अपराधी को पूरा सजा मिलेगी। अपराधी बल्कि पकड़ लिया गया है, बल्लभगढ़ वाला, और कोई अपराधी को इस प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अपराध होने से पहले के विषय कई बार नहीं फोर्सी किए जा सकते। अपराध होने के कितना जल्दी बाद पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको पकड़ लिया, यही पुलिस का काम होता है। सर 1 साल पूरा हुआ है। हाँ। और ये आप जो पीसी कर रहे हैं सर, पिछली जो सरकार थी 4 साल पूरा होने पर मैंने सवाल किया था आपको किस लिए हरियाणा जाने का आने वाले वक्त में, आपने बोला था सुशासन के लिए जाने का और एक अच्छा जो खर्ची पर्ची बंद हो गई जो आप तो हो रहा ना वो जी। अब ये जो दूसरा टर्म है आपके लिए जो है क्या चुनौती है? गठबंधन में सरकार है और एक बेहतर हरियाणा बनाए, खुशहाल हरियाणा, इसके लिए सर क्या करना चाहिए? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। सरलता से हम अपनी सरकार चला रहे हैं, स्थायी गठबंधन है, स्थायी सरकार है, एकजुट होकर कर रहे हैं। और काम करने के लिए अभी किए बहुत है हमने, लेकिन करने के लिए अभी सामने बहुत कुछ है। तो जितने काम चल रहे हैं उनको सबको चलाएंगे। जैसे मैंने बताया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा परिवार पहचान पत्र वाला, ये भी पूरा नहीं हुआ है, ये पूरा होगा। और फिर एक एक व्यक्ति को हम पहचान करके उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसमें योग्यता क्या है, ये सब पहचान करेंगे। कोई व्यक्ति अगर गरीब का जीवन जी रहा है तो कैसे उसको उस लाइन से ऊपर उठाया जाए, एक एक को ढूंढेंगे। सर एक क्वेश्चन, धन्यवाद।